नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी धरने पर बैठे राहुल गांधी की। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की। We're doing this program in Pune. You must have heard about it. छात्रों की गूंज प्रोग्राम only for women. देखेंगे कैसे सीजेपी और बीजेपी में छिड़ गई आर पार की जंग। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। E20 पर कैसे घिरी मोदी सरकार, जानेंगे वंदे मातरम पर बीजेपी की राजनीति का कैसे हुआ पर्दाफाश। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार एनडीए में नई सियासी जंग। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से फुर्सत लेने की कही बात। पूर्व सीएम की राजनीतिक विरासत पर ठोका अपना दावा। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप। अभिजीत दिपके ने एमएमआरडीए जेई टॉपर पर उठाए सवाल। सुप्रिया सुले ने की परीक्षा रद्द करने और बॉम्बे हाईकोर्ट की देखरेख में स्वतंत्र जांच की मांग। धार भोजशाला के पास 500 नमाजियों ने अदा की नमाज। छावनी में तब्दील पूरा इलाका। हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को झटका। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने खारिज की याचिका। और शेयर बाजार में मामूली रहा कारोबार। 3 अंकों के उछाल के साथ 77,540 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 20 अंकों की तेजी के साथ 24,252 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। दरअसल राहुल गांधी पैलेट गन से पीड़ित की एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग थाने पहुंचे, लेकिन जब केस दर्ज नहीं किया गया तो राहुल भी अड़ गए। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक एफआईआर नहीं होगी धरना खत्म नहीं होगा। उनके इस प्रदर्शन ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट में हुए लाठीचार्ज को 1 महीना पूरा होते ही राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया। इस बार लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी धरने पर बैठे और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इस मांग के साथ वो संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोचब भी पहुंचे। साथ ही प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान थाने के बाहर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग गूंजती सुनाई दी। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा। अमित शाह की पुलिस पुलिसिया परिवर्तन। दरअसल राहुल गांधी लगातार प्रदर्शनकारी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। 20 जुलाई को जिस तरह पुलिस ने लाठी डंडों, आंसू गैस के गोलों से यहां तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारी युवाओं को संसद कूच करने से रोकने की कोशिश की, उसे लेकर अब पुलिस ही नहीं बल्कि मोदी सरकार भी कटघरे में आ गई है। राहुल साहिल की एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग थाने पहुंचे थे और वो वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साहिल ने बताया कि कनॉट प्लेस के पास पैलेट गन से हमले के बाद मुझे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां से एम्स रेफर कर दिया गया, जहां मेरी 2 सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद भी मुझे आंख से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। साहिल की मां ने बताया कि हमारी एफआईआर कहीं लिखी ही नहीं गई। पुलिस कह रही है कि पैलेट गन चली ही नहीं। अगर ऐसा है तो मेरे बेटे के शरीर में छर्रे कहां से आए। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक बार फिर साहिल के जख्म दिखाते हुए पैलेट्स का इस्तेमाल होने के सबूत भी पेश किए। उन्होंने कहा 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फार्डिंग की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में
राहुल गांधी ने मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर बताया कि साहिल की आंख की रोशनी चली गई है, उसके दिल के पास भी छर्रे हैं जिन्हें निकाला ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि उन्हें ऊपर से एफआईआर दर्ज न करने के आदेश हैं, लेकिन जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती हम यहां से नहीं हटने वाले। हम बस इस परिवार के लिए न्याय चाहते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी, उसके बाद मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जिसे राहुल गांधी और युवाओं की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार छात्रों के हक में आवाज उठा रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं और अब राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़ने के लिए एक अनोखा रास्ता अपनाया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 22 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। वहीं इस बार का ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम बेहद अलग होने वाला है। ये पूरी तरह से लड़कियों पर बेस्ड होगा। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का फोकस लड़कियों से जुड़ी समस्याओं पर रहने वाला है और इसके लिए वो महिलाओं के विचार, उनकी परेशानियां जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक भारतीय महिला होने का क्या मतलब है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या महसूस करती हैं। समाज की नहीं, परिवार की नहीं, आपकी अपनी आवाज क्या कहती है। आपके संघर्ष, आपकी रुकावटें, आपका नजरिया और आपके सपने, आपकी कहानी क्या है। सबसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं। कांग्रेस सांसद की इस अपील पर कई लड़कियों ने सवाल का जवाब भी दिया है, जिसे पढ़कर सुनाते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। बचपन से याद दिलाना कि तुम्हें किसी और के घर जाना ही होगा और उसी हिसाब से हमें पालना। Being told we can't dress how we want because men might lose control. वहीं अब राहुल गांधी की हुंकार से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। इसलिए बीजेपी की तरफ से भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही राहुल गांधी ने पुणे में कार्यक्रम का ऐलान किया था, वैसे ही महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया था, जिसे राहुल गांधी के कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश माना गया। हालांकि बाद में 30 शर्तों के साथ उन्हें कार्यक्रम करने की इजाजत मिली है। वह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब तक 9500 छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल के कार्यक्रम से बीजेपी में खलबली मच गई है, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की स्कूल ठीक करो मुहिम अब बीजेपी के गले की फांस बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस अभियान को रोकने के लिए तमाम सियासी हथकंडे अपना रही है और इन्हीं में से एक आज देखने को भी मिला, जिससे अब सीजेपी और बीजेपी में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी की स्कूल ठीक करो मुहिम अब राज्य का सियासी पारा हाई कर रही है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस अभियान को चलने नहीं देना चाहती। और इसका ताजा उदाहरण आज यानी 21 अगस्त को देखने को मिला, जब जयपुर के बगरू इलाके में रामपुरा कन्वरपुरा गाँव में सरकारी स्कूल को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान स्कूल ठीक करो के तहत पार्टी के कार्यकर्ता गाँव के सरकारी स्कूल की हालत देखने गए, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें भगा दिया। इसके थोड़ी देर बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका खुद पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हुई। ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी और उन्हें गाँव से दौड़ाया, साथ ही गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस घटना के बाद माहौल गर्मा गया और बीजेपी पर आरोपों की बौछार होने लगी। कहा जा रहा है कि सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम से बीजेपी की नाकामी उजागर न हो जाए, इसलिए बीजेपी ये सारे सियासी हथकंडे अपना रही है। इसी बीच सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। तो वहीं रामपुरा कन्वरपुरा गांव में जहां सरकारी स्कूल चल रही है, उस तबेले के मालिक ने खुद बताया कि 3 साल से स्कूल की छत टूटी पड़ी है। शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं हुई और अब बच्चे स्कूल की जगह तबेले में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पट्टियां टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं। कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए, पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गांव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे। तबेले में ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, तबेले में। तो वहीं सीजेपी के पीड़ित कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, सुनिए।
यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहा है? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है इसको ठीक होने से। सीजेपी पर हुए इस हमले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर भड़कते हुए क्या कहा, सुनिए। ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। स्कूलों की हालत खराब है और उसको छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, अपने पापों को ढक नहीं पाएंगे। यानी देखा जाए तो सीजेपी का डर अभी तक बीजेपी में कायम है। देश में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इस बीच राजनीतिक गलियों में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष शुरू से ही E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच चीनी महंगी हो गई है, जिससे केंद्र और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। E20 पेट्रोल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग दावा कर रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में खराबी आई है। विपक्ष E20 पेट्रोल को लेकर मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इस बीच चीनी के दाम बढ़ने को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता तो पहले से ही डायबिटीज से परेशान है। ये बेतुका बयान बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है, ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जेडीयू नेता के बयान पर विपक्ष भड़क उठा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया कि डायबिटीज मुक्त भारत की तरफ मोदी सरकार की पहली पहल। बिहार के इन मंत्री महोदय के मुताबिक सरकार ने चीनी इतनी महंगी कर दी कि लोग खरीद ही न पाए। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार की अदूरदर्शी और जनविरोधी E20 नीति की वजह से एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ वाहन मालिक कम माइलेज और खराब होते वाहनों के रूप में मार झेलने पर मजबूर हैं। इसका खामियाजा जनता सड़क पर और रसोई में दोनों तरफ से भुगत रही है। स्वाभाविक था कि गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाकर 20% पेट्रोल में जब मिलाया जाएगा तो एक तरफ गन्ने और अनाज से पैदा होने वाली चीजों की कमी होगी, वहीं गाड़ियां जो 20% एथेनॉल के लिए तैयार नहीं होंगी, उनके खराब होने का खतरा रहेगा। बिना समुचित परीक्षण की गाड़ियों में माइलेज कम होगा। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार E20 के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठा रही है। अहंकारी मोदी सरकार के गलत फैसलों के कारण जनता महंगे खाने और महंगे सफर दोनों की कीमत चुका रही है। हमारी मांग है कि E20 नीति की तत्काल समीक्षा होनी चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को अनपढ़ बता दिया। ऐसे में सरकार की नीति और नियत दोनों ही सवालों के घेरे में है। E20 को लेकर मचा बवाल तेज होता जा रहा है, तो वंदे मातरम को लेकर बहस गरमाई हुई है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वंदे मातरम के 2 ही छंद गाए जाएंगे, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था। लेकिन बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और अब उसके सारे दाव पेच फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने बीजेपी के नैरेटिव को ही फेल कर दिया है। इस बार मायावती भी कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वंदे मातरम के गायन को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी देखी जा रही है। राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस ने CWC बैठक में ऐलान किया है कि वो इसके 2 ही छंद गाएगी, जिसका समर्थन रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया था। लेकिन बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेरने की कोशिशों में जुट गई, मगर उसका ये कदम उस पर ही बैकफायर करता नजर आ रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने वंदे मातरम पर पीएम मोदी को ही घेर लिया है। उन्होंने सीधा पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पूरा वंदे मातरम गाया था। कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा गाने के CWC के फैसले पर अमित शाह का बयान, इसे राष्ट्र विरोधी बताया। मेरा सवाल, क्या बीजेपी ने 1950 से किसी भी निजी या सरकारी कार्यक्रम में इसके सभी पद गाए हैं? क्या गुजरात के CM रहते हुए मोदी जी ने ऐसा किया? क्या PM वाजपेयी ने ऐसा किया?
तो क्या तब आप राष्ट्र विरोधी थे? आपकी वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश। यहाँ जिस तरह सिब्बल ने बीजेपी की साजिश का भंडाफोड़ किया है, उसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस गरमाती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने सीधा कहा कि ये कमियों पर जनता का ध्यान बटाने की कोशिश है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश में वंदे मातरम गायन को पूरा गाना है या शुरू के 2 छंद 2 पैरा गाना है या नहीं गाना है। इसे लेकर जो इस समय देश में राजनीति चल रही है, ये ठीक नहीं है। सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ या फायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये सब करती रहती है, जबकि इस वक्त देश और जनहित के मुद्दों पर खासकर बेरोजगार युवाओं, छात्र छात्राओं, जेनजी, स्कूली बच्चे बच्चियों और इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर आई बाढ़ से हो रही जान माल की हानि और भी अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तो साफ है कि मायावती भी विपक्ष के साथ आकर सरकार को जनहित के मुद्दों पर फोकस करने की सलाह दे रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी कब तक इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। वंदे मातरम को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या में चढ़ावा चोरी में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही एसआईटी से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद उन्होंने एक 9 पेज का खत लिखा है जिसमें उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और इससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एसआईटी ने जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है। इस बीच चंपत राय की 9 पेज की चिट्ठी सामने आई। इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की भूमिका को लेकर कई दावे किए हैं। चंपत राय ने अपने इस पत्र में बताया कि निर्माण समिति से जुड़े सभी कामों की जिम्मेदारी मिश्र के पास थी और हर एक फैसला उन्हीं की तरफ से लिया जाता था। पत्र में आगे कहा गया है, एनबीसीसी के एक पूर्व चेयरमैन हमेशा नृपेंद्र मिश्रा के साथ मंदिर निर्माण समिति की बैठकों में जाते थे। ये बैठकें हर महीने होती थी और कुछ समय तक हर 2 हफ्ते में एक बार होती थी। हर फैसला इसी समिति की तरफ से लिया जाता था। समिति की मंजूरी के बिना एक भी फैसला नहीं लिया जाता था। अगर कोई फैसला लिया भी जाता तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता। अगर कोई काम किया जाता था तो उसे पलट दिया जाता था। मंदिर निर्माण से जुड़े सभी फैसलों में खुद को हमेशा मुख्य फैसला लेने वाला मानते थे। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी की रिपोर्ट का पन्ना नंबर 6 गायब कर दिया गया है, जो अब उसके हाथ लगा है। संजय सिंह ने इस पन्ने को सार्वजनिक करते हुए पूर्व एसआईटी रिपोर्ट की जांच और मौजूदा कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि रिपोर्ट में कहा गया कि अनिल मिश्रा ने बैंक के साथ तय नियमों को शिथिल किया, जिससे मंदिर में चोरी और गबन की परिस्थितियां पैदा हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब रिपोर्ट में सभी संबंधित पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है। राम मंदिर निर्माण मामले में नृपेंद्र मिश्रा पर कई सवाल उठ रहे हैं तो सवालों में चुनाव आयोग भी बना हुआ है। टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने सीईसी ज्ञानेश कुमार की आधिकारिक यात्राओं और उन पर सार्वजनिक कोष से किए गए खर्च का विवरण देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे चुनाव आयुक्त घिर गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है और इस बार सवाल चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आधिकारिक यात्राओं और उन पर हुए सार्वजनिक खर्च को लेकर है। दरअसल टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयुक्त से ज्ञानेश कुमार की सभी आधिकारिक यात्राओं और उन पर खर्च किए गए सार्वजनिक धन का विवरण मांगा था, लेकिन आयोग ने ये जानकारी देने से इनकार करते हुए इसे निजी जानकारी बताया। इसके बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया। साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट किया, जब किसी अधिकारी की आधिकारिक यात्रा पर जनता का पैसा खर्च होता है तो उस खर्च का विवरण निजी जानकारी कैसे हो सकता है। जब प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च का विवरण संसद के सामने आ चुका है तो मुख्य चुनाव आयुक्त की आधिकारिक यात्राओं के खर्च को सार्वजनिक करने में आपत्ति क्यों है। ज्ञानेश कुमार की यात्राओं पर किस तरह का सार्वजनिक धन खर्च हुआ है कि चुनाव आयोग इसे सार्वजनिक करने से डर रहा है। जब से मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, चुनाव आयोग एक काला गड्ढा बन गया है। एक संवैधानिक संस्था को मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार की निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा है, चाहे वो विशेष सूचना हो या सार्वजनिक धन का खर्च। चुनाव आयोग की जवाबदेही और पारदर्शिता शून्य है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद पर क्या सफाई देता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
लगता है राहुल गांधी के लिए अब दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं रही है, जहाँ तक कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने का मामला हो या लाठीचार्ज का मामला हो, इसके ऊपर उन्होंने इतना दबाव डाला, इतना ज़्यादा आंदोलन वगैरह किए हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति भी बना दी है। एक तरफ तो जांच समिति जैसे ही बनी उसके बाद ही उन्होंने आज थाने के अंदर धरना भी दे दिया, वहाँ प्रदर्शन किया और ये कहा कि इसके ऊपर FIR दर्ज की जाए और ये वो चाहते हैं कि नाम बताया जाए आखिर के पैलेट गन चलाने के लिए आखिर किसने आदेश दिए थे और समिति में कौन लोग हैं। अब देखना ये है कि इस मामले में आगे क्या होगा, आखिर पैलेट गन चलाने वाले का नाम क्या जांच के बाद में सामने आ पाएगा। आखिर लड़ाई तो उसी बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।